हम देखते हैं अर्थ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। दरअसल कुछ सालों पहले इंसानों ने एक वायरस पे म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, उसका डीएनए चेंज करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया था और ये वायरस पूरे दुनिया भर में फैलने लगा और ये वायरस धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे जानवर इंसानों को खाने लगा था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस पे कदम ही नहीं उठा पाई और देखते ही देखते अर्थ के सारे पेड़ पौधे जानवर इस वायरस के चपेट में आ गए और उनका भी अलग अलग डीएनए म्यूटेशन होने लगा। कुछ पेड़ इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि वो इंसानों का शिकार करने लगे थे। अब इस बात को कई साल बीत गए थे। प्रेजेंट में हम सिटाडेल को देखते हैं, जो एक शहर रहता है, जो आसमान में उड़ने वाला एक शहर रहता है। यहाँ पे जो भी बचे कुछ अमीर लोग हैं वो रहा करते थे। इसके साथ साथ धरती पर कुछ सर्वाइवर्स भी थे जो कैसे तैसे इन पेड़ पौधे और जानवरों से बचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पे सिटाडेल के अमीर लोग सर्वाइवर्स को सीड बेचा करते थे एज उनका खाना, लेकिन ये सीड्स फर्टिलाइज नहीं थे, यानी उनसे खेत उगाए नहीं जा सकते थे, सिर्फ खाने के ही यूज के लिए थे। दरअसल सिटाडेल ने ही जानबूझ के ऐसे सीड्स बनाए थे ताकि सर्वाइवर्स अपने खेत ना उगाए और हमेशा के लिए उन पे डिपेंड रहे। इसके बदले में वो नॉर्मल सर्वाइवर्स का ब्लड लिया करते थे। अब इन्हीं सर्वाइवर्स में हम वेस्पर नाम के लड़की को देखते हैं, जो अपने पिता डेरेक के साथ जंगल में रहा करती थी। और वेस्पर बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। इनके साथ एक ड्रोन भी होता है जो वेस्पर को हमेशा फॉलो किया करता था और उसके साथ बातें भी करता था। यहाँ पे वेस्पर को एक अबैंडन लैब मिली होती है जिसमें कुछ पेड़ पौधे थे और उसके थ्रू वो सारी चीजें स्टडी करने लगती है और उसे बायोलॉजी और म्यूटेशन का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है। वो कई बार जमीन में मिलने वाले प्लांट्स और बग्स पर रिसर्च किया करती थी और उनके म्यूटेशन के थ्रू अलग अलग प्लांट्स भी बनाया करती थी। यहाँ पे उसके पिता पैरालाइज होते हैं, उनकी कंडीशन भी खराब होती है, लेकिन वेस्पर ने एक मशीन के जरिए अपने पिता को जिंदा रखा था। लेकिन एक दिन जब वो वापस आती है तब देखती है कि घर में चोरी हुई है और जो जनरेटर घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था उसे भी उन्होंने तोड़ दिया था। अब वेस्पर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो पास के गांव में जाती है जहाँ का लीडर जोनास होता है, जो कि दरअसल डेरेक का ही बड़ा भाई था। लेकिन उसी दरम्यान टाउन में कुछ गड़बड़ चल रही थी। दरअसल यहाँ पे एक अजीब से दिखने वाले इंसान को मारा जा रहा था। इन अजीब से दिखने वाले इंसानों को जग कहा जाता है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान होते हैं जिन्हें अक्सर सिटाडेल अपने काम के लिए बनाया करता था। वो दरअसल जोनास का नौकर था, लेकिन काम करते हुए काफी चोट लगी थी, इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे। यहाँ पे जग वैसे तो शांत रहते हैं, इस वक्त ये उनसे लड़ाई करने लगता है, लेकिन कैसे तैसे ये लोग उसे मार देते हैं। वेस्पर को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो फिर अपने अंकल के पास जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया मांगती है, जिसके बदले में वो उसे अपना खून डोनेट करेगी। और जोनास ने उसे कई बार अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन उसे पता होता है कि उसका अंकल बहुत ही बुरा इंसान है, क्योंकि वो उसे ब्रीडर बनाना चाहता था। अब ब्लड देने के बाद वो बैक्टीरिया मांगती है, लेकिन जोनास मना करते हुए कहता है ब्लड सेल करने के लिए और 2 से 4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही वो बैक्टीरिया देगा। अब ये सुनकर वो काफी गुस्सा होती है और अपना ब्लड लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी जोनास उसे मारकर ब्लड का बैग ले लेता है। अब वेस्पर जाने का नाटक करती है और दूसरे रूट से वापस फार्म में चली आती है, जहाँ पे जोनास का एक असिस्टेंट उसे देख भी लेता है, लेकिन अनदेखा करता है। फिर वेस्पर लैब में आती है और वो बैक्टीरिया ले लेती है। वहाँ पे उसे सिटाडेल के कुछ सीड्स भी मिलते हैं और उनमें से वो थोड़े लेकर अपने साथ निकल जाती है। अब घर जाते वक्त वो देखती है कि सिटाडेल के कुछ ग्लाइडर्स जमीन के पास आ रहे हैं। अब घर आने पर वेस्पर जनरेटर फिक्स करती है और सीड पर काम करने लगती है। यहाँ पे वो इन सीड को फर्टाइल बनाना चाहती थी, यानी सिटाडेल का कोड ब्रेक करके वो उन सीड से फसल उगाना चाहती थी और आगे जाके वो सिटाडेल में ही रहने की उम्मीद कर रही थी ताकि वो अपने पिता को बचा सके। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, सिटाडेल तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जंगल से जाते वक्त उसे कमिला नाम की एक औरत दिखाई देती है, जो कि बेहोश पड़ी थी और प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म उसे अपना शिकार बना रहे थे। उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो सिटाडेल से आई है। अब यहाँ पे वेस्पर कमिला को बचाती है और अपने घर लाती है। उसको काफी जख्म आई थी जिसके ऊपर वो दवाई लगाती है।
अब शाम के समय में कमिला की आंख खुलती है और वो वेस्पर और डेरेक का आर्ग्यूमेंट सुनने लगती है, जहाँ पे डेरेक कहता है कि हमें कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए, तुम कमिला को वापस जंगल में छोड़ के आओ। ये सुन कमिला थोड़ी हैरान होती है। कुछ समय के बाद वेस्पर उसके कमरे में जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो कौन है। तभी कमिला कहती है कि वो और उसके पिता सिटाडेल से यहाँ पर क्रैश हुए थे और उसे अब कैसे भी अपने पिता को ढूंढना है। यहाँ पे कमिला विस्पर को कहती है कि अगर वो उसके पिता को ढूंढने के लिए मदद करेगी तो वो उसे और उसके पिता को सिटाडेल में रहने के लिए जगह दे सकती है। इसलिए वेस्पर उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। अब डिनर के समय कमिला को पता चलता है कि खुद डेरेक भी सिटाडेल के आर्मी का हिस्सा था और उन्हीं के कारण ही उसकी हालत आज खराब है, लेकिन उसकी देखभाल करने के बजाय उन्होंने उसे निकाल दिया था और बस एक ड्रोन दे दिया था। इसीलिए डेरेक सिटाडेल पर भरोसा नहीं करता। इसी दरम्यान डेरेक को सीजर आने लगते हैं और तभी कमिला उसे किस करती है, जिससे वो उसी समय काफी गहरी नींद में सो जाता है। अब अगले दिन वेस्पर कमिला के पिता को ढूंढने लगती है और उसे कमिला के पिता का ग्लाइडर दिखाई देता है, जिसमें उसके पिता एलियास भी थे। लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि जोनास के लोग भी क्रैश को चेक करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए थे। जोनास को जब पता चलता है कि वो सिटाडेल से है तो वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वेस्पर उसे रोकती है। लेकिन जोनास उसकी बात नहीं मानता और ग्लाइडर को चेक करता है, जिसमें उसे एक औरत का स्कार्फ भी मिलता है, यानी एक और पैसेंजर था। और जोनास के लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और वे लोग एलियास को मार देते हैं। अब ये सब कुछ देख वेस्पर अपने घर चली आती है और अपने पिता को ये सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन डेरेक कहता है कि कमिला को ये बात मत बताना, उसे कहना कि तुम्हारे पिता नहीं मिले हैं और हमें जल्द से जल्द कमिला की हालत के बारे में सिटाडेल को बताना होगा ताकि वो उसे यहाँ से लेके जाए। अब वेस्पर कमिला को बताती है कि वो उसके पिता को ढूंढ के रहेगी। अब कुछ समय के बाद कमिला के सारे जख्म ठीक हो गए थे और ये सब कुछ देख कमिला वेस्पर से काफी इम्प्रेस होती है और वेस्पर भी उसकी काफी अच्छी बातों से उस पर भरोसा करने लगती है और उसे अपना सीक्रेट लैब दिखाती है। और यहाँ पे काफी अलग अलग प्लान्स रहते हैं जो सिर्फ वेस्पर ने तैयार किए थे, जो इंसानों के लिए काफी यूजफुल है। हर एक प्लान्स का अलग अलग स्वभाव था। अब थोड़े समय के बाद ये लोग घर आते हैं। तभी कैमिला विस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि करीब करीब 1 साल पहले वेस्पर की माँ की आवाज चली गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेस रहने लगी और इन्हें छोड़कर वो एक टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनी। टेलीग्राम ग्रुप दरअसल वो लोग होते हैं जो ग्रुप में घूमते हैं। उनका चेहरा अक्सर छुपा हुआ रहता है, किसी से बात नहीं करते। शायद उन्हें वायरस का इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन उसके बेटी को ना लगे, इसीलिए शायद वो वेस्पर और अपने पति को छोड़ के चली गई थी। अब यहाँ पे कमिला भी कन्फेस करती है कि उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा था। इसी दरम्यान वेस्पर एक बुक लाती है जिसमें काफी सारी जानवरों की पिक्चर होती है जिन्हें वेस्पर ने कभी भी नहीं देखा था क्योंकि वो अभी एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन कैमिला ने उन्हें देखा था और उनके बारे में वो वेस्पर को बताने लगती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि सिटाडेल में अभी भी रियल जानवरों को रखा गया है। अब ये देख वेस्पर सोच में पड़ जाती है कि सिटाडेल में अगर जानवर रह सकते हैं तो सर्वाइवर्स की वो अलाउ नहीं है। सर्वाइवर्स वहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन कमिला बताती है कि सिटाडेल के लोग जग्स यानी आर्टिफिशियल इंसानों को बनाते हैं एज अ स्लेव काम करने के लिए, क्योंकि वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं और जग्स लड़ते भी नहीं हैं। अब अगले दिन वेस्पर जोनास के घर जाकर वापस ट्रांसमीटर यूज करने लगती है, लेकिन यहाँ पे जोनास ये देख लेता है और उसके ड्रोन में कुछ रिपेयर करने का नाटक करता है। अब वेस्पर वहाँ से जा रही होती है तभी जोनास उसे धमकी देता है कि उसके सीट्स कहीं पे गायब हुए हैं और एक पैसेंजर भी सिटाडेल का मिसिंग है। लेकिन वेस्पर उसे कुछ कहती नहीं और अपना ड्रोन लेकर जाने लगती है। लेकिन आगे जाने पर वो देखती है कि उसका ड्रोन जोनास ने खराब कर दिया था और अभी वो उड़ ही नहीं सकता था। अब वो ड्रोन लेने के लिए जाती है तभी उसे जोनास का एक आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है कि तभी जोनास के लोग आकर वेस्पर को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पर एक सील लगाते हैं, यानी उसे अब जोनास की प्रॉपर्टी एज अ मार्क कर दिया गया था, यानी जोनास का अब उस पे हक है। ये सब कुछ देख के वेस्पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और रोते हुए वो कैसे तैसे भागते हुए अपने घर आती है।
और कमिला एक माँ की तरह उसे शांत करने लगती है। अब वेस्पर शांत होने के बाद उसे कमिला से झूठ बोलने के लिए काफी बुरा महसूस होने लगता है, इसीलिए वो उसे नदी के किनारे लेके जाती है और बताती है कि तुम्हारे पिता दरअसल मारे गए हैं। और नदी में उनकी लाश देखकर कमिला भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने पिता का शव लेने जाती है और वो नदी में डूबने वाली होती है, लेकिन वेस्पर उसे नदी से बाहर निकालती है। लेकिन तभी कमिला उसके ऊपर एक निशान देखती है और तभी उसे पता चलता है कि कमिला कोई सिटाडेल की सिटीजन नहीं है, वो एक एडवांस जग है, यानी नॉर्मल जग से भी ज्यादा एडवांस है, जिसमें इंसानों की तरह फीलिंग्स है। और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि दरअसल उसके पिता यानी एलियास ने एक एडवांस ह्यूमन को बनाया था, यानी कमिला को, जो कि सिटाडेल में अलाउड नहीं था। इसीलिए सिटाडेल ने एलियास और कमिला को मारने की सजा दी थी और उनसे बचने के लिए ही एलियास कमिला को लेकर भाग गया था। कमिला ने वेस्पर से झूठ कहा था कि वो उन्हें एक दिन सिटाडेल लेके जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो खुद उनकी प्रिजनर थी। ये सुनने के बाद वेस्पर काफी गुस्सा होती है और उसे मारकर घर चली आती है और वो कमिला को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वो अपना ड्रोन फिक्स करने लगती है और थोड़े समय के बाद पिता को भी ये सारी सच्चाई बताती है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि कमिला को ऐसी ट्रीट मत करो क्योंकि वो एक जग है, यानी वो सिर्फ अपने मास्टर की ऑर्डर फॉलो करती है, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं था। तो यहाँ पे कमिला खुद को मारने वाली होती है, लेकिन वेस्पर आके उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है, पर उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे सेल लेके उस पे रिसर्च करूंगी ताकि कमिला खुद को यूजफुल समझे। अब वो उसके कुछ सेल लेती है और रिसर्च करने लगती है ताकि वो एल्गोरिदम को क्रैक कर सके, लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि सीड्स की तरह ही जग्स के जो सेल है, यानी इन एडवांस ह्यूमन के जो सेल है, उन पर भी लॉक बना हुआ है। सिटाडेल ने इन्हें ऐसे इसीलिए बनाया था ताकि उनका कोड बाहर के लोग ना पता कर सके। ये देखकर वेस्पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, इसीलिए कमिला उसे शांत करने के लिए एक सॉन्ग बजाने लगती है, क्योंकि उसके पिता यानी एलियास अक्सर कहा करते थे म्यूजिक से वो कंसंट्रेट कर सकते थे। अब जैसे ही वो अपने पिता का फेवरेट ट्यून बजाती है, उसके सेल्स अपने आप अनलॉक हो जाते हैं। ये देख वेस्पर काफी खुश होती है और उन पर अपनी रिसर्च करने लगती है और वो फाइनली सिटाडेल का जो मेन कोड रहता है उसे अनलॉक करती है, यानी अब वो उन सीड्स को भी उन्हें फसल उगाने के लिए यूज कर सकती थी ताकि यहाँ के लोग भूखे ना मरे। एक दिन वेस्पर अपने पुराने लैब जाती है और कमिला डेरेक का ख्याल रखने के लिए रुकती है, लेकिन तभी जोनास घर पे आता है और कमिला को देख उसे धमका कर अपने साथ लेके जाने लगता है और तभी उसका निशान देख उसे समझ आता है कि वो जग है, इसीलिए वो उसके सेल को रीप्रोग्राम करने लगता है। लेकिन तभी वेस्पर आ जाती है और उसे मारती है। लड़ाई में कमिला और ड्रोन के कारण जोनास हारने लगता है और वो जोनास को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उनके बारे में सिटाडेल को ना बताए तो वो वेस्पर को वो सीड को अनलॉक करने का फॉर्मूला बता सकती है, जिससे वो अपने लोगों को खाना दे सके। अब जोनास ये डील एक्सेप्ट करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने यहाँ पे पहुंचता है वो सिटाडेल को इन्फॉर्म करता है कि उनका भागा हुआ जग्स यहाँ पे छुपा हुआ है। अब यहाँ पे रात में वेस्पर सक्सेसफुली सीड के पहले बैच को अनलॉक करती है, लेकिन उसी समय सिटाडेल का यहाँ पे हमला होता है और कुछ अजीब सा म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म इनके घर में आकर फैलने लगता है। डेरेक समझ जाता है कि ये एक जहरीला गैस है। इसके बाद कमिला डिसाइड करती है खुद को सोल्जर के हवाले कर देगी, लेकिन डेरेक मना करता है क्योंकि वो लोग वेस्पर को भी पकड़ने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे डेरेक एक प्लान बनाता है और कहता है तुम दोनों भी जंगल की तरफ छुपने जाओ और जब सोल्जर्स आएंगे तब वो उनको बताएगा कि यहाँ पे कोई भी जग नहीं है। अब ऐसा ही करके ये दोनों चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सोल्जर आते हैं, लेकिन सोल्जर सबसे पहले जोनास के यहाँ पे जाते हैं और उसे और उसके सारे लोगों को वो लोग मार देते हैं, जिसके बाद वे लोग डेरेक के घर आते हैं। दरअसल यहाँ पे उसका असली प्लान ये होता है कि वो अपने ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करेगा और इससे सारे सोल्जर्स को वो मार देगा, लेकिन उसमें वो खुद भी मारा जाएगा और ऐसा ही होता है और वो सारे सोल्जर्स को मार देता है। यहाँ पे जंगल में जब वेस्पर अपने घर को जलता देखती है तब अपने पिता को बचाने के लिए जाती है, लेकिन कमिला उसे रोकती है। लेकिन कुछ सोल्जर्स बच गए होते हैं और वो इनके पीछे आने लगते हैं।
अब ये देख वेस्पर और कमीला जानबूझ के घने जंगल में जाती है जहाँ पे खतरनाक पेड़ थे। अब एक सोल्जर उनका शिकार बन जाता है, लेकिन तभी दूसरा सोल्जर इन प्लांट्स को अवॉइड करते हुए इन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वेस्पर और कमीला जंप मार के उस पे हमला कर उसके सारे हथियार ले लेते हैं और उसे उन्हीं प्लांट के यहाँ पे फेंक देते हैं। लेकिन सोल्जर्स का आना बंद नहीं होता। ये देख कमीला समझ जाती है कि वो उसे पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, इसीलिए वो वेस्पा को समझाती है। वेस्पा रोने लगती है कि तुम मत जाओ, लेकिन उसी वक्त वो वेस्पा को किस करके उसे गहरी नींद में डाल देती है और एक सुरक्षित जगह पे छुपा देती है और खुद को सोल्जर के हवाले करती है। अब अगले दिन वेस्पा उठती है तो उसका पूरा घर जल गया था, लेकिन अपने ओल्ड गार्डन में वो कुछ अनलॉक्ड सीड को प्लांट करती है। तभी वहाँ पे कुछ और भी लोग आ जाते हैं जो कि जोनास के फार्म में से बच गए थे। फिर वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक पिलग्रिम का ग्रुप मिलता है जिसके पीछे वे लोग जाते हैं। अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उन्हें बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है जो पिलग्रिम ने अलग अलग चीजों से बिल्ड किया था। वेस्पर उसके ऊपर चढ़ती है और अपने हाथ में जो सीड्स रहते हैं वो हवा में फैला देती है ताकि अलग अलग